बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स की रखी आधारशिला। बिहार को 12,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात। और आज की बड़ी खबर बाजार से है। निफ्टी बैंक एक्सपायरी का दिन था और बाजार में जोरदार बिकवाली रही। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 984 और गिरकर 77,691 पर टिका और निफ्टी 324 पॉइंट गिरकर 23,569 पर बंद हुआ है। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में दबाव रहा। मिड कैप स्मॉल कैप में भारी बिकवाली रही। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताएं कहां तेजी और कहां ज्यादा सुस्ती आज दिखाई दी? डेफिनेटली एक आज अच्छी खासी गिरावट बाजार के अंदर हमें देखने को मिली। जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अपने 14 मंथ के हाई पे पहुंच गई और एफआई की तरफ से जो इक्विटी ऑफलोड है वो भी लगातार हमें देखने को मिल रहा है। आइए सीधा पहले बात करते हैं निफ्टी के गेनर की कि आज के जिस तरीके का सेशन रहा वहां पे भी बढ़ने वाले शेयर्स कौन से थे। ब्रिटानिया करीब 0.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। ग्रासिम 1%, टाटा मोटर्स 0.18%। एट द सेम टाइम हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी एक फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन अब नंबर ऑपोजिट देखिए, रेड साइड में देखिए, हीरो मोटोकॉर्प के अंदर 4.25% की कमजोरी, एमएनएम में 3.5%, हिंडाल्को में 4% और टाटा स्टील भी करीब 4% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। मिड कैप में बढ़ने वाले रहे हैं भारतीय हेक्साकॉम, जहां पे हमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, यानी कि 4% की बढ़त। एसबीआई कार्ड में 1%, एल्केम लैब में 1.5% और मैरिको में करीब 0.5% की बढ़त आज के सत्र में रही है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में सुजलॉन एनर्जी 9% की गिरावट, कल्याण ज्वेलर्स में 5%, फेक्ट में 5% और साथ ही साथ कमिंस में भी 0.5% का एक दबाव हमें देखने को मिला है। और आज स्विगी की अच्छी लिस्टिंग हुई है। फूड डिलीवरी बिजनेस में अब 2 खिलाड़ी होंगे। स्विगी का मुकाबला जोमैटो से है। ब्रोकर्स इनमें से किसे चुन रहे हैं, बताने के लिए जुड़े हैं यतिन मोता। सबसे पहले जानते हैं कि स्विगी पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है। तो देखिए मिक्स्ड है रिव्यूज़। आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे 325 या 470। तो मक्वेरी और जेएम फाइनेंस एक व्यू रख रहे हैं शेयर पे। और अगर हम जेएम फाइनेंस से शुरुआत करें तो ये स्टॉक पे काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट जेएम फाइनेंस का टारगेट है स्विगी पे 470 रुपये। जिस हिसाब से इंस्टामार्ट जो इनका क्यू कॉमर्स क्विक कॉमर्स कारोबार है, रिटेलिंग करते हैं, यहाँ शानदार आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ सकती है। मैनेजमेंट ने भी इसके बारे में बताया। और अगर हम बात करें कि जोमैटो की अगर, तो मैच्योर हो चुका है बिजनेस। ग्रोथ के लेग्स स्विगी में आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट जोमैटो का एग्जीक्यूशन सही रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी उनका प्रेफरेंस स्विगी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम मक्वेरी की बात करें तो ये अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ 325 का लक्ष्य इन्होंने रखा है। इनको लगता है कि ये जो मार्केट लीडर है जोमैटो, इसकी पोजीशन हिलाने में इतने जो है गिव अप नहीं कर पाएंगे। और अगर हम बात करें क्विक कॉमर्स की, तो जिस हिसाब से ब्लिंकिट ने एक बढ़त हासिल की है, माइल्स अहेड है। और क्विक कॉमर्स में जो इनके मार्जिन्स हैं, इनका अगर हम ब्रेक इवन देखें तो FY 28 के अगर हम एबिट ब्रेक इवन की बात करें तो 23% से कोर रेवेन्यू का ग्रोथ करना पड़ेगा, जो काफ़ी मुश्किल और टॉल टारगेट है। और क्विक कॉमर्स कारोबार थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जहां ब्लिंकिट को शायद एक एडवांटेज आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये 2 ब्रोकरेजेस और ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने भी क्विक कॉमर्स के बारे में कहा है। तो ये भी एक चीज़ है जो निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये थी ब्रोकरेजेस की राय। और अब जानते हैं कि दोनों में, यानी स्विगी और जोमैटो में, किसमें कितना ज़्यादा दम है। सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू सेल्स में आपको दिखेगा कि स्विगी काफ़ी सस्ता है। इनफैक्ट अगर हम IPO प्राइस देखें तो उसके मुकाबले 7.5 टाइम आपको ये स्विगी का जो है वैल्यूएशन दिखाई पड़ेगा। सामने जोमैटो ऑलरेडी 19 टाइम है, क्योंकि ब्लिंकिट में एक बड़ी मार्केट को अल्फा दिखती है। फूड डिलीवरीज की बात करें तो सिटीज़ के कवरेज में 650 सिटीज़ स्विगी कवर करता है। उसके सामने जोमैटो 800 शहरों में अभी अपनी फूड डिलीवरी करता है। मंथली ट्रांजैक्शन भी आप देखें तो 2 करोड़ से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है जोमैटो के पास। उसके मुकाबले स्विगी के पास केवल 1.4 करोड़ एक्टिव यूजर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली सिटीज़ की जैसी जैसी रीच बढ़ेगी वैसे ये नंबर शायद ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एडजस्टेड मार्जिन्स लगभग जोमैटो के 3% हो चुके हैं, जबकि FY 24 में ये एडजस्टेड एबिटा मार्जिन स्विगी का लगभग फ्लैट या 0 के आसपास रहा है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू फूड कारोबार में
लगभग दोनों का सेम है, लेकिन क्विक कॉमर्स पे एक बड़ा डिफरेंस है। अगर हम इंस्टामार्ट की बात करें तो 436 रुपए का एवरेज ऑर्डर होता है, जबकि अगर हम बात करें जोमेटो की तो यहाँ 666 रुपए के ऊपर का आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ब्लिंकिट इंस्टामार्ट के सामने बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एक्रेटिव दिखाई पड़ रहा है। मार्केट शेयर 57% जोमेटो, 43% स्विगी, और यही रिफ्लेक्ट करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी। स्विगी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है आज, और उसके सामने अगर हम जोमेटो देखें तो 2,30,000 करोड़ के सामने लगभग दुगने से ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रहा है। और लिस्टिंग के बाद सीएनबीसी आवाज के सवाल पर स्विगी के एमडी श्री हर्षा मजेटी ने कहा कि देश में क्विक कॉमर्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें कंपनी 10 से 15% हिस्सेदारी रखती है और आगे ये और बढ़ने वाली है। The question on quick commerce and competition, look, I think this is one of the largest categories that India Internet will have seen in a long time. So if it is a very large category, then market size leads to market structure. So we think that there will be many players competing, but as we've maintained, I think right now, if you look at the overall category size and where we're at right now, we're 10-15% down. And a lot can unfold in the next 4-5 years depending on how players execute, how players understand consumer needs, and that's what we're playing for. साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट में ये भी कहा कि हमारी फीस धीरे धीरे कम हो रही है। हम चाहते हैं कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, और जहां तक स्विगी वन की बात है तो आज 60% ऑर्डर उसी से आते हैं। Overall, our fees from consumers that we count in our revenue has actually been going down. So on an overall basis, we are actually giving more value, and it's actually connected to आपका पहला question, which was on Swiggy One. 2 साल पहले स्विगी वन करके कुछ था ही नहीं। आज अगर इफ यू लुक एट इट 60% प्लस ऑफ आवर ऑर्डर्स आर थ्रू द स्विगी वन प्रोग्राम इन बोथ द बिजनेसेस। इसका मतलब यही कि देयर इज एन ओवरऑल पैकेज ऑफ वैल्यू दैट वी गिव कंज्यूमर्स। एज आई मेंशन, सो मेनी कंज्यूमर्स हु have incredible affordability. This kind of penetration is unheard in any other part of the world. तो ये थी मार्केट और कारोबार की खबरें। अब रुख करते हैं चुनावी खबरों का। झारखंड में आज पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। 5 बजे तक करीब 65% टर्नआउट रहा। राज्य के 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। इस चरण में कुल 683 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कुल 1,37,00,000 मतदाताओं ने वोट डाला है। और झारखंड के चुनाव में क्या है समीकरण, कौन है किस पर भारी, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। और झारखंड में पहले चरण के चुनाव के साथ ही देश भर की 31 विधानसभा सीटों और वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी हुए, जहां आज मतदान हुआ। राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5 और बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। कर्नाटक की 3, मध्य प्रदेश की 2 और केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात और मेघालय की 1-1 विधानसभा सीट पर भी वोट डाले गए। सिक्किम की 2 सीटों पर भी उपचुनाव था, लेकिन यहां दोनों उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। हमसे बातचीत में सूर्या ने कहा कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। उन्होंने वोट के ध्रुवीकरण पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने तेजस्वी सूर्या से बात की। कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है। हमने देखा कि कर्नाटक में भी वक्फ की जो लैंड थी उसमें वक्फ जो है अपना कब्जा जमाने की बात करें, किसान काफी परेशान है वहां पर। बहुत गंभीरता से मैं ये आरोप लगाया और तथ्य के आधार पर लगाया। कर्नाटका में पिछले 3-4 हफ्ते से आप देख रहे हैं हजारों एकड़ किसानों की जमीन, पूरे गांव, 3-3, 4-4 हजार लोग जिस गांव में रह रहे हैं और जिस गांव में एक भी मुसलमान परिवार नहीं है, ऐसे गांव को भी वक्फ बोर्ड के नाम पर कांग्रेस सरकार ने रजिस्टर कर चुके हैं। और इससे परेशान होकर 4-5 जिलों में अनशन पे, प्रदर्शन पे किसान बैठे हैं हजारों संख्या में। और सरकार ने इन सभी इससे डरकर सरकार ने पिछले 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मीटिंग कर
वक्फ बोर्ड के नोटिस को वापस ले लिया है, म्यूटेशन रजिस्टर पे जो चेंजेस हो चुका है उसको वापस लेने का आदेश दे दिया है। मतलब सरकार ने माना है कि इतना बड़ा एक चीज कर्नाटका में लोगों ने किए है। और कल मुख्यमंत्री जी ने सरकार के टेंडर्स में भी 4% मुस्लिम रिजर्वेशन देने की बात की है, उसका चिंतन चल रहा है। और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात असंवैधानिक है, संविधान में इसके लिए परमिशन है ही नहीं, सब जानते हैं। इसके बाद भी ये करना चाह रहे हैं। और ये 4% रिजर्वेशन मुस्लिम को अगर ये देना चाहते हैं, कहां से देंगे? जो SC, ST, OBC को रिजर्वेशन आज मिल रहा है, वो रिजर्वेशन से ही वो छीनकर इनको देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं जी, कांग्रेस पार्टी को आज अपने वोट बैंक को बचा के रखने के लिए, वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए ये किसी हद पर जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी इज द न्यू मुस्लिम लीग। जैसे कि महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे इस तरीके के नारे लग रहे हैं, हम एक है तो सेफ है इस तरह के नारे लग रहे हैं। इसको लेकर जो है कांग्रेस और ओवैसी का ये कहना है कि बीजेपी जो है वोटों का पोलराइजेशन उसने कर दिया है। ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। वक्फ को जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट को खत्म करने की बात हम कर रहे हैं, सबको समान प्रकार के ट्रीटमेंट देने की बात हम कर रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी वक्फ बोर्ड के कब्जा करने के जो एक फ्रेमवर्क है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क है, उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पोलराइजेशन की बात कौन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मनमाने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सर पर छत होना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में नई गाइडलाइन जारी की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। कई राज्यों ने किसी भी केस के आरोपी के घर के ऊपर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने की शुरुआत कर दी थी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और उसके बाद मामले की सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सरकारों को जज बन करके फैसला सुनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी जो कार्यपालिकाएं हैं उनको नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि ये उसके पूरे परिवार को सजा देने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू शेल्टर एक आम आदमी का मौलिक अधिकार है, उसका घर किसी भी सूरत में गिराया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही के लिए कई सारी गाइडलाइंस इसके अंदर तय कर दी गई हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी भी व्यक्ति का घर गिराना है तो उसको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। रजिस्टर पोस्ट के जरिए उसको नोटिस देना पड़ेगा, एक वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। साथ ही उस व्यक्ति के घर के बाहर भी ये नोटिस चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद उस व्यक्ति की बात सुनने की आपको मंजूरी देनी पड़ेगी और इस पूरी प्रोसीडिंग्स की एक वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जिससे ये पता चल सके कि हाँ, सरकार ने पूरे मामले में कार्रवाई पूरी तरह से की है। उसके बाद ही उस घर के ऊपर, किसी भी के घर के ऊपर जो अवैध रूप से बनाया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सेट गाइडलाइंस तय कर दी है। अब जो भी अधिकारी इनका पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर सरकार उनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा और साथ ही उनसे जो हर्जाना है उनकी जेब से वसूला जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो मनमाने ढंग से राज्य एक्शन ले रहे थे उसके ऊपर रोक लग सकेगी। पिछले 10 साल में मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटा है और मोटी कमाई करने वालों से ज्यादा टैक्स वसूली हुई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि टैक्स चोरी पर सख्ती और टैक्स कंप्लायंस में बढ़ोतरी से ये बदलाव देखने को मिलते हैं। डिटेल्स बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। देखिए, बिल्कुल सरकारी सूत्रों की अगर माने तो पिछले 10 सालों में मिडिल क्लास के ऊपर से टैक्स का बोझ काफी कम हुआ है। अगर हम देखें तो 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक सालाना इनकम करने वालों पर अभी कोई टैक्स नहीं लगता। जबकि अगर मिडिल क्लास की बात करें, 7 से 15 या 20 लाख तक कमाई करने वालों की सालाना की बात करें तो उन पर जो टैक्स का बोझ है करीब 40% कम हुआ है। और अगर इसमें इन्फ्लेशन जोड़ दें तो ये जो बोझ है इसमें कमी करीब 60% की हुई है। जो ये आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि टैक्स कंप्लायंस में जो बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ
टैक्स चोरों पर जो नकेल कसी गई है उसकी वजह से ये फर्क सामने आ रहा है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो हाई इनकम ग्रुप है, यानी कि जिनकी इनकम 50 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है, उनसे करीब 5 गुना ज्यादा टैक्स की वसूली की गई है, यानी उनसे 76% ज्यादा टैक्स वसूला गया है। लिहाजा जो टैक्स का कलेक्शन है वो काफी बढ़ा है और मिडिल क्लास के ऊपर जो टैक्स का बोझ घटाने में काफी मदद मिली है। और ये भी साथ बताया जा रहा है कि जो न्यू इनकम टैक्स रिजीम है उसमें अभी तक करीब 75-76% लोग शामिल हो चुके हैं, जो न्यू इनकम टैक्स रिजीम आया था। और इसकी वजह से जो तमाम जो कंप्लायंस और टैक्स पेयर्स को लेकर जो सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, उसकी वजह से जो इनकम टैक्स रिटर्न्स की संख्या में भी 120% की बढ़ोतरी पिछले 10 सालों के भीतर देखने को मिली है। लिहाजा जो टैक्स कंप्लायंस और टैक्स जो सिस्टम है सुधरने की वजह से जो मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स का बोझ कम करने में मदद मिली है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 28 नवंबर से राजधानी दिल्ली में नर्सरी के लिए दाखिले की दौड़ शुरू होने जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने 2025-26 एकेडमिक सेशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। एडमिशन प्रक्रिया और फॉर्म की बिक्री 28 नवंबर से शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 14 मार्च 2025 तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में पेरेंट्स को सिर्फ 25 रुपये जमा कराने होंगे। आपको बता दें कि सिलेक्टेड बच्चों की पहली लिस्ट 17 जनवरी को आएगी। प्रदूषण से बचाव के लिए लोग एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं, लेकिन एयर प्यूरिफायर लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे में किस तरह से जब आप घर के अंदर मौजूद हो खुद को इस प्रदूषण से बचा सकते हैं, तो उसका एक विकल्प आपके पास रहता है एयर प्यूरिफायर खरीदने का। तो इस वक्त मैं आ गई हूं आपको दिखाने के लिए कि बाजार में किस तरह के एयर प्यूरिफायर मौजूद हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको अपने रूम साइज के हिसाब से यहां पर अलग अलग वैरायटी के एयर प्यूरिफायर्स मिल जाएंगे। जो 3 बड़ी कंपनियां हैं इस सेगमेंट में, डायसन, फिलिप्स और केंट, इन सब के एयर प्यूरिफायर की अच्छी खासी रेंज बाजार में मौजूद है और इस बार कंपनियों की तरफ से नए मॉडल्स भी लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहले साइज़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा साइज़ यहाँ पर ये 300 स्क्वायर फीट के रूम साइज़ के हिसाब से है, और जो सबसे बड़ा इस वक्त मार्केट में एयर प्यूरिफायर मौजूद है वो डायसन का है, जिसे इस बार लॉन्च किया गया है, और ये 1100 स्क्वायर फीट एरिया के लिए पर्याप्त एयर प्यूरिफायर है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप एयर प्यूरिफायर खरीदने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग साइज के हिसाब के फिल्टर्स के साथ यहाँ पर एयर प्यूरिफायर्स मौजूद है। तो आपके रूम का साइज जितना बड़ा है आप उसके हिसाब से ही फिल्टर का साइज चुनें। और फिल्टर की बात करें तो हेपा फिल्टर, जो कि सबसे कारगर माना जाता है प्रदूषण के छोटे से छोटे कणों को फिल्टर करके आपको स्वच्छ हवा देने के लिए, तो हेपा फिल्टर से आपका जो एयर प्यूरिफायर है उसमें वो लैस हो, इंस्टॉल्ड हो, इस बात को सुनिश्चित कर लें। एक और फिल्टर है जो कि कार्बन फिल्टर होता है। ये गैसेस को, खासतौर पर जैसे आपके किचन का धुआं हो गया या फिर दूसरी गैसेस या फिर केमिकल्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स को दूर करने में सक्षम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के 18 रेलवे स्टेशन पर पीएम जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। इससे अगर ट्रेन में किसी यात्री की तबीयत बिगड़ती है तो आसानी से रेलवे स्टेशन पर ही दवा मिल जाएगी। फिलहाल 11 राज्यों के 18 स्टेशन पर जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन हुआ है। उसमें से एक रेलवे स्टेशन पर स्थित केंद्र का जायजा लिया केतन जोशी ने। अगर आप ट्रेन में मुसाफरी करते हैं और आपकी तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, आपको रेलवे स्टेशन पर ही दवाइयाँ मिल जाएगी। इस वक्त मैं अहमदाबाद के चांदोड़िया रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं और आज से प्रधानमंत्री ने भारत के ऐसे 18 स्टेशन पर जन औषधि केंद्र का प्रारंभ करवाया है, जो कि सस्ती दवाइयाँ मुहैया करवाता है। चाहे आप पैसेंजर हो या आम नागरिक हो, लेकिन ऐसे लोकेशन में स्टेशन के अंदर बनवाया है कि जहां से हर कोई है वो खरीद सकता है अपनी मनपसंद दवाइयाँ, और वो भी काफी किफायती दामों में। दावा किया जा रहा है कि कम से कम 50 से लेकर 90% तक दवाइयाँ सस्ती मिलती है। आइए हम बात करते हैं
ये जो स्टोर संचालक है उनसे। बताइए इसकी क्या खूबी है और लोगों को क्या फायदा होगा, चाहे वो पैसेंजर हो, आम नागरिक हो। गुड मॉर्निंग सर। सर यहाँ पे जो आप भारत में कहीं पे भी सैनिटरी पैड नॉर्मल वाले लेने जाते हो दूसरी कंपनी के, वो 50 से 70 या 80 रुपए में मिलते हैं। यहाँ पे 10 रुपए का 10 पेड़ मिलेगा, मीन्स 1 रुपए का एक सैनिटरी पैड, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में ही अवेलेबल है और मार्केट में अभी चल ही रहा है, काफी डिमांड है उसकी, और किसी स्टोर पे आपको ये नहीं मिलेगा। और उसके अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में आपको सारी एलोपैथिक दवाइयाँ, सर्जिकल आइटम्स और नी कैप्स और सब आपको काफी कम प्राइस में मिलेगा। बाहर आप कोई भी दर्द की ट्यूब या कुछ भी लेने जाते हो 120 से 150 रुपए में, हमारे यहाँ 22 रुपए की मिल रही है। और ढेर सारी प्रोडक्ट्स है, डाइपर्स और सब, उसमें काफी सारा डिस्काउंट है जो आम जनता को काफी फायदेमंद होगा। थैंक यू। तो भारत का आम नागरिक अगर इस तरह के स्टोर का इस्तेमाल करेगा तो न केवल उनको स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं नहीं रहेगी, लेकिन काफी सस्ते दामों में भी वो दवाइयाँ पा सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। कल से दिल्ली में शुरू होने जा रहा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, 27 नवंबर तक चलने वाले इस ट्रेड फेयर की थीम विकसित भारत एट 2047 रखी गई है। पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। हर साल की तरह इस साल भी कल से शुरू हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। जी हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जिसका इंतजार दिल्ली वालों को बहुत ही बेसब्री से रहता है। हर साल की तरह इस साल भी 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक चलेगा और जो आम लोगों के लिए एंट्री है वो 19 नवंबर से खुलेगी, यानी कि जो शुरुआती के दिन होंगे यानी कि 14 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक बिजनेस क्लास के लिए होगी। बिजनेस के लोग यहाँ पर आके अपने स्टॉल्स और अपने तमाम चीज़ों का जो कह सकते हैं शोकेस कर सकेंगे, आपस में बिजनेस कर सकेंगे। लिहाजा जो ज़्यादातर जो फुटफॉल है वो 19 नवंबर के बाद ही होने की उम्मीद है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि ये फुटफॉल 1 लाख विजिटर्स पर डे हो सकता है, यानी इतनी बड़ी तादाद में लोगों के फुटफॉल की उम्मीद है। लिहाजा इसके लिए इंतजाम भी मैनेजमेंट की तरफ से किए गए हैं। जो ITPO है, ITPO ने इसके लिए जो वेबसाइट है अपना और साथ ही DMRC की वेबसाइट पर भी इसकी टिकट की बिक्री शुरू हो गई है और साथ ही दिल्ली मेट्रो की जो 55 स्टेशंस है वहाँ पर भी इसकी बिक्री शुरू हो गई है और जिस हिसाब से फुटफॉल है उस हिसाब को देखते हुए इसकी बिक्री ऑलरेडी सोमवार से भी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको हर जगह सोमवार से ही ITPO के जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है उसकी बिक्री शुरू हो गई है और जो इस बार की थीम रखी गई है वो रखी गई है विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047। जी हाँ, जिस तरह से मोदी सरकार की थीम है उसी थीम के हिसाब से इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम रखी गई है। हर राज्य के स्टॉल तो यहाँ होते ही हैं, कई विदेशी स्टॉल भी यहाँ पर आने की उम्मीद है और पहले के मुकाबले ज़्यादा स्टॉल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ख़ासतौर से बता दूं कि जो खाने पीने के शौकीन होते हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किसी जन्नत से कम नहीं होती है और मिलने और मिलाने वालों के लिए भी एक तरह से देखें ट्रेड फेयर एक बिल्कुल ही एक तरह से मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलने भी या एक दूसरे से आते हैं। लिहाजा जो कुजीन की बात करें, हर राज्य का कुजीन यहाँ मिलता है, हर विदेशी कुजीन भी मिलता है, तो खाने पीने वालों को कोई यहाँ दिक्कत नहीं होती है। हर जगह का टेस्ट, हर जगह का डेलिकेसी बड़े आसानी से यहाँ पर उसका लुत्फ ले सकते हैं, इसलिए भी ट्रेड फेयर लोग बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर ट्रेड फेयर की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और कल से ट्रेड फेयर शुरू होगा। तो याद रखिएगा 19 नवंबर से आम लोगों की यहाँ पर एंट्री शुरू होगी और टिकट पहले से ही अवेलेबल है, इसलिए टिकट को लेकर कोई मारामारी मचने की उम्मीद नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लिहाजा इस बार मैनेजमेंट ने इस बात के बड़े ही इंतजाम रखे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।